गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कार्बोजेलिक एसिड का एक सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन से ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके करस्पॉन्डिंग ईस्टर का फॉर्मेशन हो, दीज आर कॉल्ड द एस्टरीफिकेशन। ऐसे 3-4 प्रोसेस हैं ईस्टर बनाने की, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कार्बोजेलिक एसिड से। यानी कार्बोजेलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन अगर कराएंगे तो हमारा ईस्टर बनेगा। ओके, तो आज का टॉपिक का नाम है एस्टरीफिकेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, इससे ईस्टर बनेगा। ओके, ईस्टर बनेगा कैसे? तो कोई भी कार्बोजेलिक एसिड लो, कार्बोजेलिक एसिड, अब इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो। कार्बोजेलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो क्या बनेगा? ईस्टर और वाटर बनेगा। ठीक, ओके। ये जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। अगर हम चाहें कि अगर इसको थोड़ा फास्ट कर दें तो इसमें देखते हैं कि इसमें कैटलिस्ट एच आयन डालते हैं। ठीक है, ये एच आयन एज ए कैटलिस्ट होता है। अगर हम कैटलिस्ट एच आयन डालें तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया? फास्ट हो गया। यानी ये तो पहले ये स्लो रिएक्शन होगा by adding H ion as a catalyst, as a catalyst। ठीक है ना, रिएक्शन जो होगा विल फास्ट, ये स्पीड से ही होगा। ठीक है, H आयन का जो मेन सोर्स है वो रियल में लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 या गैसियस स्टेट में HCl। ऐसे ये आयन की बहुत से सोर्स है, लेकिन इस रिएक्शन में ये परफेक्ट मैच करता है और ये ऐसे डालने पर ये रिएक्शन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी यूँ कहेंगे कि दीज आर द रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ओके, यानी कार्बोजेलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 या HCl गैस है तो ईस्टर और वाटर फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बिना कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो ये स्लो रिएक्शन होगा, लेकिन जैसे ये रिएक्शन हम लोग ये कैटलिस्ट डालेंगे तो ये ईस्टर और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो पहले इसको नोट करो। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल का। सपोज करो कि हमारे पास ये कार्बोजेलिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड, और ये अल्कोहल हम कोई ले लें, मान लो हम इथाइल अल्कोहल ले लें। ओके, एक मिनट, इथाइल अल्कोहल अगर ले लें, ठीक है। अगर यहाँ पर और यह क्या करें? एच आयन का यूज करें, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो देखते हैं कि एसिड का OH और अल्कोहल का H इससे निकल जाता है। ठीक है, और ये वाटर बन जाता है और ये हमारा इस तरह का ये ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन की अगर हम आइसोटोप ले लें O18 तो यहाँ पर ये 18 फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये ईस्टर जो होती है इसकी स्मेल बहुत अच्छा होता है, यानी ये फ्रूटी स्मेल होता है। जैसे फ्रूट्स जो पक जाते हैं, पूरे राइप हो जाते हैं और बहुत अच्छा सा स्मेल देता है, तो ये फ्रूटी स्मेल ईस्टर का आइडेंटिफिकेशन है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग टेस्ट में यूज करते हैं। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास कोई अल्कोहल है, ठीक है ना, अल्कोहल है। अब क्या करते हैं कि ये अल्कोहल के टेस्ट किया जाता है। अगर इसमें क्या करते हैं कि 2-3 ड्रॉप, 2 से 3 ड्रॉप हम क्या करते हैं? कार्बोजेलिक एसिड डाल देते हैं, कार्बोजेलिक एसिड।
और साथ साथ उसमें क्या करते हैं, एच आयन थोड़ा बहुत मिक्स कर देते हैं। जैसे ये डालेंगे तो कुछ समय के बाद ये ईस्टर बन जाएगा। अगर उसकी स्मेल बहुत अच्छा होने लगता है तो कहते हैं कि ये हमारा अल्कोहल है। यानी इस तरह का ये स्मेल जो है वो अल्कोहल टेस्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह का हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कार्बोजेलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्कोहल का एच यूज हम लोग करके वाटर निकलेगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में ये रहेगा, इसे हम मिटाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ये इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक। अब देखो ये इक्विलिब्रियम है तो ये लेफ्ट टू राइट को फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं स्टीरिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम है, स्टीरिफिकेशन। ओके, और बैकवर्ड के रिएक्शन को देखो कि ईस्टर की अगर हम वाटर से रिएक्शन करा दे तो ये हमारा एसिड अल्कोहल रिएक्शन होता है। तो किसी में वाटर ऐड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। यानी बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा इसमें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक। तो लेफ़्ट टू राइट को हम लोग स्टीरिफिकेशन और राइट टू लेफ़्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अगर इसमें एक कंडीशन आ गया, सपोज करो, इसको मिटा देता हूँ, अगर एक ऐसा कंडीशन आए कि जिसमें आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है, डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर हमका ईस्टर हो जाए, सपोज करो ईस्टर है, तो हम लोग जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन इसकी और इसकी सबकी कांस्टेंट हो गया। अब देखो अगर हम ये रिएक्शन को बैलेंस करें तो 1 मोल कार्बोजेलिक एसिड, 1 मोल अल्कोहल, 1 मोल वाटर और 1 मोल ईस्टर, यानी मोल की सभी की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर इनकी अमाउंट हमारा क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिजायर प्रोडक्ट ईस्टर हो, हम ईस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन करें, तो हम यहाँ पर ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल का, ठीक है ना, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे ये वाटर बने इसको अगर हम रिमूव कर दें, यानी रिमूविंग द वाटर, अगर हम रिमूविंग वाटर अगर हम कर दें, ठीक है ना, यानी तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होगा, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड रिएक्शन होने लगेगा, बैकवर्ड रिएक्शन कम होने लगेगा और ईस्टर की अमाउंट क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। एक और तरीका क्या है कि आप देखो सभी में एक एक मोल है, ठीक है ना, एक मोल ये है, एक मोल ये है। अगर ये इक्विलिब्रियम पर ऐड कर दे हम अल्कोहल, ठीक है ना, ये हम ऐड कर दें अल्कोहल 12 मोल 10 मोल ऊपर से एक्स्ट्रा डाल दें, 1 मोल ये हो 8-10 मोल ये हो जाए, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीस्टेबलाइज करेगा। रीस्टेबलाइज कैसे करेगा, जिसके एक कारण ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है उसको मिनिमाइज करेगा। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल के कारण ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है तो इसकी अमाउंट को कम करेगा। इसकी अमाउंट को कम करने की जो प्रोसेस है वो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना। जैसे ये बढ़ेगा तो हमारा ईस्टर की अमाउंट क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। रियल में ये जो एसिड जो होते हैं वो हमारा सबस्ट्रेट होते हैं और ये हमारा रीएजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसकी अमाउंट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे या इनकी अमाउंट को घटा देंगे। यानी एडिंग अल्कोहल और रिमूविंग वाटर या दोनों प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ईस्टर की अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, प्लीज़ नोट इट। अब हम लोग इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म की। ये मैकेनिज्म कैसे होगा, तो पहले आप इसे कोई कार्बोजेलिक एसिड दो। अगर हम लोग मान लो हम कोई यही कार्बोजेलिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड के बारे में, ठीक है ना।
एसिटिक एसिड के बारे में ये लेते हैं, ये इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर हम ऐसे हैं। अब इसे देखो, कोई भी कार्बोनोइल कंपाउंड हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो या एसिड डेरिवेटिव हो, उसकी जो भी रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ही होगी। यानी अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस पर ये कार्बोनोइल कार्बन पर हिट करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल से ही ये रिएक्शन में कुछ हरकत होगा। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर हिट करता है, तो कार्बोनोइल कार्बन पर। ठीक है, अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन में देख चुके हैं कि यहाँ पर H या R होते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनोइल कार्बन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहते हैं, लेकिन OH रहने के कारण ये क्या होता है, रिजोनेंस शो कर देता है। रिजोनेंस शो करेगा तो कार्बोनोइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कम होने लगती है। इसीलिए इस पर न्यूक्लियोफाइल का जो हीटिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये अल्डिहाइड और कीटोन के रिस्पेक्ट में ये न्यूक्लियोफाइल को बहुत कम स्ट्रेंथ से ये एट्रैक्ट कर पाता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। जैसे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को हम ऐसे समझे, माइनस डेल्टा यहाँ पर और प्लस डेल्टा यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज को ये रिजोनेंस के थ्रू इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश्ड कर देगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल को क्या होगा, अटैकिंग कैपेसिटी इसकी क्या होती है, कम हो जाती है। इसकी अटैकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसको प्रोटोनेशन कर दिया जाता है। तो मैकेनिज्म में पहले हम लोग सीखेंगे कार्बोजेलिक एसिड का प्रोटोनेशन। फिर से मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, मैकेनिज्म में, ठीक है ना, जो स्टेप 1 जो होगा, पहला स्टेप वो क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, ये पहला प्रोसेस होता है, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। जैसे अगर हम यही कार्बोजेलिक एसिड लिए हैं, ठीक है ना, O और H, इसे देखो, तो इसकी प्रोटोनेशन करेंगे तो प्रोटोनेशन जब भी होगा तो उसमें इक्विलिब्रियम के साथ होते हैं। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम ऐसे हम लगा दें। अगर ये प्रोटोनेशन है तो ये कोई दोनों पर नहीं इस पर फुलफिल होता है, किसी एक पर, या तो इस पर या तो इस पर। तो सोचने की बात है कि ये कहाँ पर होगा, तो देखा जाता है ये यहाँ पर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर होगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3COHOH ऐसा। यहाँ पर 2 लोन पेयर, यहाँ पर 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर ने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, तो ये इस तरह से होगी। ये प्रोटोनेटेड कार्बोजेलिक एसिड हो गया। ठीक है ना, प्रोटोनेटेड कार्बोजेलिक एसिड हो गया। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, तो बेनिफिट ये हुआ कि जैसे ये प्रोटोनेटेड हुआ, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जैसे ये इंक्रीज हो गया तो ये कार्बोनोइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इन्हांस कर जाएगी। जैसे अगर हम इसको यहाँ पर कहें कि इस पर प्लस डेल्टा 1 चार्ज है और यहाँ पर अब प्लस डेल्टा 2 चार्ज है, तो प्लस डेल्टा 2 की मैग्नीट्यूड जो होगी वो प्लस डेल्टा 1 से क्या हो गया, आपको बढ़ गया। ठीक है ना, अब ये न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज़्यादा पावर से ये अब अट्रैक्ट करेगा इनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, कितने इसमें डाउट क्वेश्चन आते हैं कि प्रोटोनेशन यहीं पर हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर भी है। तो इसके पीछे रीज़न ये है, तो पहले ही आप देख लो कि इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 2 लोन पेयर, एक के सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो गया sp2। 2 एटम जिसकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक ही एटम जिनकी 2 अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हो, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी जिनकी हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये sp2 है और ये sp3 है। ठीक है, तो इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है, न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी इनकी। तो इसका अर्थ ये है कि इस पर मोर नेगेटिव चार्ज है, साथ साथ इसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसका अर्थ है कि इस पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है इनके रिस्पेक्ट में। इसीलिए इसको क्या कर देते हैं, प्रोटोनेट कर देते हैं, और इसमें हमारा ये कार्बोनोइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक है ना, अब इनसे ये मोर एक्टिव है, ये हो गया हमारा स्टेप 1।
स्टेप 2 की बात हम लोग करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टेप 2 में उसी को हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं, OH दिस, और यहाँ पर एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम कोई अल्कोहल लेते हैं, मान के चलो हम इथाइल अल्कोहल इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिए थे, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल के बारे में देखो, ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो इथाइल अल्कोहल के बारे में देख लो, ये एक वीक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा पहले न्यूट्रल है, और जो भी न्यूट्रल होते हैं न्यूक्लियोफाइल वे वीक होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये कहाँ पर अब हीट करेगा, ये अब यहाँ पर। सपोज करो ये प्रोटोनेट नहीं किए रहते तो ये तो अपने ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इसके कारण कम किया है, और खुद में ये वीक है, तो इसकी एक्सेप्टिंग कंडीशन भी बहुत कम है, और ये डोनेटिंग कैपेबिलिटी भी इसकी कम है, जिसके कारण ये लॉन्ग टाइम लेता है इसकी रिएक्शन होने में बिना कैटेलाइजेशन किए। लेकिन यही H आयन को डाल देने से अब इसकी एक्सेप्टिंग कैपेसिटी बढ़ गया और ये ईजी से ये रिएक्ट करेगा। और हम लोग को देखा है कि जैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हीट करेगा, ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाके बैठ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर। और हम लोगों ने देखा है कि ये पूरा रिएक्शन में क्या है, रिवर्सिबल। तो यहाँ पर भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और ये कुछ इस तरह से ये बनेगा, ये OH। अब इसकी पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी OH लिख दें, और ये जो है OC2H5, और ये H एक लोन पेयर रहेगा और एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये इसको देखो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2, अब ये हमारा क्या होगा, sp3। तो ये एक टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट बना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है ना। ये जितने भी स्टेप होते हैं उसमें सबसे स्लो ये होते हैं, और जो स्लो होता है उसी को हम लोग RDS बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब देख लो कि अगर इसमें आगे क्वेश्चन अगर किया जाए कि ईजी ऑफ एस्टरीफिकेशन किसकी ज़्यादा होगी, तो उसमें ये एक फैक्टर हमारा क्या होगा, डिसीजन फैक्टर होगा कि अगर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्लो स्टेप का प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट मोर स्टेबल किसी भी कारण से होगी तो वो क्या होगा, वो स्लो ये जो स्टेप 2 फास्ट होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ईजी ऑफ एस्टरीफिकेशन ईजी वे में होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ये मोर स्टेबल की एंगल ऑफ व्यू क्या है, यानी कैसे समझेंगे कि ये है। तो आप इसको देखो, ये sp2 है और ये sp3। अब इसकी बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। अब ये सभी मोलेकुल्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि कॉमन पार्ट कौन सभी में रहेगा, कोई किसी का अगर हम मैकेनिज्म लिखेंगे तो उसमें कॉमन पार्ट कौन रहेगा, तो देख लो ये OH भी कॉमन पार्ट रहेगा, ये कॉमन पार्ट रहेगा, सिर्फ इसमें डिफरेंट कौन रहेंगे, इधर का मिथाइल और इधर का इथाइल। ये मिथाइल और इथाइल ही ये हमारा क्या होगा, दोनों के लिए डिफर होगा, ठीक है ना। ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, हमारा डिफर होगा, ठीक है ना। एक मिनट, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, हमारा डिफर होगा, और ये मोलेकुल्स नज़दीक नज़दीक आएंगे। इसका अर्थ ये है कि इसमें क्राउडनेस बढ़ेगा, तो क्राउडनेस बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो हम ये आगे सिखाएंगे कि जैसे ईजी ऑफ एस्टरीफिकेशन में ये इंटरमीडिएट जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी से बनेगा और रेट ऑफ रिएक्शन उसकी फास्ट होगी, ठीक है ना। तो ये भी एक मेन फैक्टर होगा, जितने छोटे छोटे ये मोलेकुल्स होंगे उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होगी और उतना ही रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ओके, प्लीज़ नोट इट। अब देखो स्टेप 3 की बात करते हैं, इसी को मैंने ऊपर नोट कर दिया।
इसी को मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक। ये हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। ये स्टेप 3 में अब ये देख लो, ये अनस्टेबल, ये हाइड्रोजन निकलेगा। तो हमने देखा कि पहले वाले में ये प्रोटोनेट था, ठीक है। पहले में यही ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है एसिड से आया है, ये पार्ट भी प्रोटोनेटेड है। अब ये क्या होगा कि थर्ड स्टेप में ये हाइड्रोजन निकलेगा H आयन के टर्म में और इसको क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा, ठीक है। यानी अब ये थर्ड स्टेप की जो है वो प्रोटोन एक्सचेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर अब ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर आ गया और ये C2H5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। प्रोटोनेटेड हो, जैसे ये प्रोटोनेट वाटर हो गया तो वाटर इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। बेस्ट लिविंग ग्रुप जैसे ये निकलेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए ये हमारा ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना। इसका अर्थ यूँ कह सकते हैं कि इसमें ये स्टेप जो है वो हमारा प्रोटोन एक्सचेंज जो है इसको हम ऐसे लिख दें। ये प्रोटोन एक्सचेंज को हम क्या कर दें, स्टेप 3, ये स्टेप 3 और यहाँ से हम स्टेप 4 लिख दें इसको। स्टेप 4 में ये आगे आएगा और ये वाटर हमारा निकल गया। वाटर निकलते ही ये हमारा ऑक्सीजन H एक लोन पेयर हुआ, एक बॉन्ड बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये C2H5 दिस, ठीक है ना। और हमारा ये क्या हो गया, वाटर निकल गया, ठीक। अभी देखो ये फिर अनस्टेबल है तो ये H आयन क्या करेगा, रिलीज कर देगा और ये C2H5 को हम ऐसा दिखा दें और ये क्या निकल गया, H+। और यही जो पहले H+ ऐड हुआ था ये हमारा क्या हो गया, रिलीज हो गया। जैसे रिलीज हो गया इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड कैटेलाइजेशन, ठीक है ना, लाइजेशन। तो यहाँ पर आप गौर से देखो कि ये हमारा ईस्टर बना, तो ये ऑक्सीजन जो ये ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया है, फ्रॉम अल्कोहल से, ठीक है ना। और ये C डबल बॉन्ड वो पार्ट जो है वो किसका है, कार्बोजेलिक एसिड का, कार्बोजेलिक एसिड से। और यही इसकी मेन रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, खूबी है कि कार्बोजेलिक एसिड होते हुए भी ये इसे OH पार्ट निकला है और अल्कोहल इसे वीक एसिड होते हुए भी इससे H रिलीज हुआ है, ठीक है ना। तो प्लीज़ नोट इट, इसको नोट करो। पहले बार बार दिमाग में ये बात आता है कि 2 स्पीशीज का रिएक्शन है, एक है कार्बोजेलिक एसिड, यानी कार्बोजेलिक एसिड को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और ये ROH है, अल्कोहल है। इसकी pKa का रेंज जो होती है 3.5 से 5 के इन बिटवीन होता है। इसका 16 to क्या होता है, 18 होता है। ये मोर एसिडिक होना चाहिए, ये मोर एसिडिक है और ये हमारा क्या है, लेस एसिडिक है। तो एसिड के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि जो H आयन रिलीज करे, तो रियल में इसमें वाटर निकल रहा है तो हमेशा माइंड में ये बात को आएगा कि कार्बोजेलिक एसिड से H होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए, OH आना चाहिए। लेकिन जब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को देखा जाता है तो नहीं, इससे ही OH निकले हैं और इससे क्या होता है, H निकलता है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म जो है वो इसको रिमूव करता है और इसको हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ठीक है ना। इसीलिए ये ऑक्सीजन की अगर 18 आइसोटोप कर दें तो ईस्टर में जो होगा वो हमारा O18 ये R आएगा, ठीक है। ये चीज़ को हमेशा याद रखना है। ओके, नोट इट। कुछ अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे आप देखो, मान लो ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड OH, ठीक है ना। अब ये हमारा इथाइल या मिथाइल अल्कोहल ले लो, ये O ले लो। फर्स्ट रिएक्शन के लिए H आयन चाहिए। H आयन का सोर्स क्या है,
कंसनट्रेटेड H2SO4 या HCl गैस। तो क्या होगा, हमेशा कार्बोजेलिक एसिड का OH निकालिएगा और अल्कोहल का H। तो ये मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, कुछ इस तरह से OCH3, ये 18 आइसोटोप, और ये हमारा वाटर निकलेगा। ठीक, ओके, नोट इट। अगर ये यही रिएक्शन हो जाए, कार्बोजेलिक एसिड को हम ऐसे लिख दें OH और ये 18 हो, ठीक, और ये मान के चलो HO फिनॉल लगा दें H+, तो क्या होगा, ऐसे निकलेगा। जो वाटर जो निकलेगा उसकी ऑक्सीजन 18 होगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसको हम pH भी लिख सकते हैं, OPH। इसका नाम हो जाएगा फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। ठीक, तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसको भी नोट कर लो। अब इसकी रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, हमारा नीचे लिख देता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। अगर हम RCOH को कार्बोजेलिक एसिड के कंसंट्रेशन लिखें तो ये प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि किसी पार्टिकुलर H आयन और पार्टिकुलर अल्कोहल पर अगर कार्बोजेलिक एसिड की कंसंट्रेशन को वैरी करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है कि इनकी कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो जाता है, हाफ करने पर भी हाफ हो जाता है। यानी ओवरऑल इस पर पावर की वैल्यू कितनी होगी, 1। यानी कार्बोजेलिक एसिड फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। साथ साथ ये भी देखा गया है कि ये अगर कांस्टेंट कर दे, H आयन भी कांस्टेंट कर दे, तो अल्कोहल का भी वही कंडीशन हो रहा है कि अगर इसकी भी कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट डबल, हाफ करते हैं तो हाफ करते हैं। और साथ साथ ये H आयन के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए क्या करते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज लेते हैं कि अगर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मल्टीपल वैल्यू ज़्यादा होगी, उसी के करस्पॉन्डिंग रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। और इसका भी ऑब्जर्व किया जाता है, पावर क्या है, 1। यानी तीनों जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की फॉलो करता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन को अगर लिखें तो 1 + 1 + 1 = हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी वो हमारा 3 होगी। ठीक है ना। लेकिन जब रिएक्शन स्लो रिएक्शन होते हैं तो उसमें 2 ही मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी जो होगी, ठीक है ना, वो क्या होगा, 2 होगा। ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा 3 है। इसको भी नोट किया जाए। अब हम लोग बात करते हैं ईजी ऑफ स्टेरिफिकेशन। ईजी ऑफ स्टेरिफिकेशन, ठीक है। तो ईजी ऑफ स्टेरिफिकेशन में स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या देखा, RDS है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेट। इसका अर्थ यह है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ना। तो इसका अर्थ है कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, रेट ज़्यादा होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, या हम लोग ईजी ऑफ स्टेरिफिकेशन की अगर बात करें तो ईजी ऑफ स्टेरिफिकेशन में, ठीक है ना, ईजी ऑफ स्टेरिफिकेशन के लिए ये जरूरी है कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमारा स्टेबल हो, ठीक है। और टेट्राहेड्रल स्टेबल कैसे होगा, तो आप उस पर देखो, ऐसे OH था, ये OH था, ये O, R, ये H, ये प्लस और एक R ऐसा था, यही था ना। अगर ये साइज, ये आता है एसिड से, ये आता है किससे, अल्कोहल से, और सभी चीज़, सभी कार्बोजेलिक एसिड में ये टर्म कॉमन रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि इसकी एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट हो गया, पहले 120 से रिड्यूस हो गया, सभी मोलिक्यूल्स नज़दीक आ गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारा लेस हिंडर्ड हो,
ठीक है ना, लेस हिंडर हो तो ये हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल हो। तो जितने अल्काइल ग्रुप का कार्बोजेलिक एसिड का R और अल्कोहल की R जितने छोट होंगे उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। यानी हम यूँ लिख सकते हैं इजी ऑफ स्टीरिफिकेशन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या यूँ कहें कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी उतना ही इजी ऑफ स्टीरिफिकेशन क्या हो जाएगा, स्लो होगा। तो ये दोनों की ये जो साइज जो है वो हमेशा स्मॉल होना ज़रूरी है। और एक और फैक्टर को देखो कि उसी स्टेप में ये चीज़ था, क्या था कि कार्बोजेलिक एसिड पर, ठीक है ना, ये प्लस डेल्टा चार्ज है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा ये अल्कोहल जो होगी इस पर अट्रैक्ट करेगा। तो ये कार्बोनॉइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इजी ऑफ स्टीरिफिकेशन होगा, ये हमारा यहाँ पर हिट करेगा। यानी यूँ कहें कि इजी ऑफ स्टीरिफिकेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनॉइल कार्बन, ठीक है ना, कार्बोनॉइल कार्बन। तो ये दो चीज़ को देखकर हम लोग ये बात प्रूफ कर सकते हैं या ये बात को बता सकते हैं कि कौन सा एसिड ये हमारा क्या होगी, इजी वे में स्टीरिफाइड होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग बात करें कि अगर ये कोई कार्बोजेलिक एसिड है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दे, तो ये रेट हमारा क्या होगा, स्टीरिफिकेशन का इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। इसके रिवर्स में अगर हम बात करें, यही कार्बोजेलिक एसिड है, ठीक है ना, अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे तो ये कार्बोनॉइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा, और इसलिए रेट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रेट इंक्रीज होगा, साथ साथ ये रेट ऑफ डिक्रीज कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण, ठीक है ना। तो ये सब दो तीन फैक्टर को देखकर हम लोग ये बात को प्रूफ कर सकते हैं या एक दूसरे के रिलेटिव इजी ऑफ स्टीरिफिकेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ नोट इट। अगर हम लोग बात करें कि सपोज करो कि कोई पार्टिकुलर अल्कोहल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर तीन हमारे एसिड हैं, एक हमारा फॉर्मिक एसिड है, अगर हम दूसरा को बात करें एसिटिक एसिड को, ठीक है ना, और ये तीसरे में बात कर दें प्रोपियोनिक एसिड को या प्रोपानोइक एसिड को, तीन एसिड। अगर ये हम लोग कहें कि इजी ऑफ स्टीरिफिकेशन, इजी ऑफ स्टीरिफिकेशन किसकी ज़्यादा होगी, पार्टिकुलर एक अल्कोहल और एचाइन पर, ठीक है ना। तो देखो जब भी कंपेयर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो ये तीनों में ये राइट वाला पार्ट कॉमन है। अनकॉमन कौन है, तो एक में इथाइल है, एक में मिथाइल है और एक में क्या है, हाइड्रोजन है। इथाइल के अगर है कि तो कार्बोनॉइल कार्बन पर अगर अटैच है तो यहाँ पर इसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट देखा जाता है, हमेशा याद रखेंगे प्लस आई इफेक्ट देखा जाता है। तो प्लस आई इफेक्ट ये है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन ये हमारा इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। इथाइल का इफेक्ट जो है, ठीक है ना, वो ज़्यादा है मिथाइल से, ठीक है ना। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन को हम लोग प्रीडोमिनेंट नहीं मानेंगे, बल्कि आई इफेक्ट को देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि ये प्रीडोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इथाइल जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये हमारा स्टैंडर्ड। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसका है, इथाइल का, इसीलिए इसकी इजी ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन जो होगी सी का सबसे कम होगी, ठीक है ना।
उससे थोड़ा ज़्यादा किसकी होगी, बी का, और सबसे ज़्यादा होगा किसका, ए का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ईजी ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन है। अब देख लो, अगर ये आर की वैल्यू बढ़ते जाए तो हम क्या करेंगे कि उसकी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो होगी वो कम होते जाए, क्या बोलते हैं, लेस स्टेबल होते जाएगी और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाएगा और रेट ऑफ ईजी ऑफ कार्बोक्सिलेशन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, यानी अगर हम यूँ कह दें कि CH3 ये OH इससे ज़्यादा होगा हमारा फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर हम ऐसे कर दें COOH तो ये हो जाए। अगर हम यहाँ पर और बड़ा बड़ा ग्रुप लगा दें तो इसकी सबसे कम होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की वैल्यू बढ़ते जाती है, ईजी ऑफ एस्टरिफिकेशन जो होगी उसकी इफेक्ट क्या होगी, कम होते जाएगी। ठीक है ना, ओके, इसको नोट करो। अगर कहीं कोई कार्बोजेलिक एसिड जो है वो अल्काइल के रिस्पेक्ट में है और दूसरा अगर है एराइल के रिस्पेक्ट में, मान लो ये एराइल ग्रुप है और ये ऐसा किसी पार्टिकुलर अल्कोहल और एच आयन कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इसकी ईजी ऑफ एस्टरिफिकेशन को पूछा जाए या कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, तो हमेशा देख लो ये नो डाउट ये हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन प्लस आर भी इफेक्ट करता है। प्लस आर जो है रिजोनेंस जो है प्रीडोमिनेंट होता है माइनस आई पर, ओवरऑल ये प्लस आर जो होता है प्रीडोमिनेंट हो जाता है माइनस आई पर, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ पर करेगा क्योंकि रिजोनेंस के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ठीक है कि नहीं, जिसके कारण यहाँ पर कार्बोनॉइल कार्बन की पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज होगा। अगर हम इसको प्लस डेल्टा 1 माने और इसकी प्लस डेल्टा 2 ये माने तो प्लस डेल्टा 1 की मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा 2 से ज़्यादा होगी। तो कार्बोनॉइल कार्बन पर क्या है बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी, इसकी साइज भी बड़ी है जिसके कारण टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या होगी, थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगी। यानी ओवरऑल ये कहें कि किसी पार्टिकुलर अल्कोहल और एच आयन के रिस्पेक्ट में हमारा इसकी ईजी ऑफ एस्टरिफिकेशन होगी रिस्पेक्ट टू कार्बोजेलिक एसिड। ठीक है ना, ओके, प्लीज नोट इट। देखिए हमने अभी बात की है कि अल्काइल एसिड और एराइल एसिड के बीच में अगर कंपटीशन हो तो एल्काइल का ईजी ऑफ एस्टरिफिकेशन होगा, लेकिन एराइल के बीच में अगर कंपेयर करना हो, जैसे इसको ए मान लो, ये बी है और ये हमारा सी, अभी तो देखने में तीनों लगते हैं सेम। अगर यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दें, यहाँ पर मान लो स्टैंडर्ड छोड़ दें और यहाँ पर ये लगा दें OCH3 यहाँ पर। ठीक है, अगर कहें कि किसी पार्टिकुलर अल्कोहल के रिस्पेक्ट में ईजी ऑफ कार्बोक्सिलेशन क्या होगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसमें चेक करो पहले कॉमन कौन है। तो ये सब पार्ट जो है वो क्या है, कॉमन है। NO2 के बारे में देखो, ये हाइड्रोजन को देखो और ये इसको देखो। हाइड्रोजन हमेशा इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। NO2 को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये आगे की ओर इलेक्ट्रॉन देगा, ये विथड्रॉइंग ग्रुप ये होगा, ये सब कॉमन है। तो यहाँ पर अगर हम प्लस डेल्टा 1 चार्ज रखें, इस पर प्लस 2 डेल्टा 2 और इस पर हम लोग प्लस डेल्टा 3, तो जितने कार्बोनॉइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही ये रिएक्शन क्या होगा, ईजी होगा। तो देखो ये प्लस डेल्टा 1 NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, यानी यहाँ पर डेल्टा 1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ये जो है वो डोनेटिंग है, तो डेल्टा 3 की वैल्यू जो होगी वो सबसे कम होगी। तो इसका अर्थ ये है कि बीच में हमारा ये स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा।
तो इसी के रिस्पेक्ट में इजी ऑफ स्टीरिफिकेशन होगा, यानी ए फिर बी और ये फिर क्या होगा हमारा सी होगा। ठीक, इसमें बहुत से और क्वेश्चन बनेंगे। मान लो ये NO2 ही है, दूसरे वाले में मेटा पर लगा दिए, तीसरे में ऑर्थो पर लगा दिए, तो क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस पर कंपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन आप लोग ये लिख लो, फिर देखते हैं। जैसे अब इसे देखो, ये कार्बोजेलिक एसिड है, मान लो ये NO2 है, ये A है, COOH मेटा पर लगा लो NO2, और ये जो है ऑर्थो पर लगा लो, ये ऐसा, इसको B मान लो और इसको क्या मान लो, C मान लो। ठीक, तो ये ध्यान देना है कि इसके बारे में -I इफेक्ट, -R इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट, ठीक, इसमें सिर्फ -I इफेक्ट, ठीक, और इसमें -I और -R दोनों। ये सबसे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। अगर हम एसिडी के स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यही होता है ऑर्थो इफेक्ट के कारण। ठीक, तो अब यहीं पर कंपेयर करना है कि सबसे ज़्यादा इजी ऑफ स्टीरिफिकेशन किसकी होगी, इनका, इनका और ये इनका। थोड़ा सोचो तो, करो। तो देखो, सबसे पहले ये तो हमारा रिजोनेंस शो नहीं करता, ऑर्थो इफेक्ट के कारण थोड़ा सा प्लेन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लेन अगर चेंज हो गया तो क्या होगा हमारा, क्योंकि ये ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये रिपल्सन है, तो ये प्लेन चेंज हो जाता है, तो उतनी इजी वे में ये हमारा इधर से रिजोनेंस शो नहीं कर पाता है, यानी सॉरी ये +R वाले लेस इफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, ये NO2 तो नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ही, तो इसका मतलब ये है कि ये मोर एसिडिक हो जाते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये रिएक्शन हमारा क्या होगा, वो फास्ट होगा, ये अल्काइल एसिड की जैसा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब तो रिजोनेंस होगा ही नहीं, प्लेन ही चेंज हो गया। फिर अब B और C की अगर बात करें तो इसमें C जो है -R होने के कारण ये ज़्यादा है, और फिर ये B हमारा होगा। ओके, प्लीज नोट इट। अगर सिमिलरली अगर हम लोग अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल की ध्यान से देखो कि मान लो ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगर कहीं पर ऐसा आ जाए ये सेकेंडरी अल्कोहल, और ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल, ठीक, नो डाउट ये प्राइमरी अल्कोहल एक होगा और ये दोनों तरफ से होगा, ये 3+I इफेक्ट होगा। तो अगर ऑक्सीजन पर -डेल्टा1 है, यहाँ पर -डेल्टा2 और यहाँ पर मान लो -डेल्टा3, तो मैग्नीट्यूड किसकी ज़्यादा होगा, डेल्टा3 की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डेल्टा2 से, और डेल्टा2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डेल्टा1 से। तो अगर हम इसकी बेसिक कैरेक्टर की बात करें, बेसिक कैरेक्टर का, तो हमारा अगर इसको A माने, इसको B मान ले और इसको C मान ले, तो C की ज़्यादा होगी B से, सबसे कम किसकी होगी, A का। इस तरह से मोर बेसिक ये है। अगर टर्शियरी का pKa का रेंज जो होगा, जब बेसिक ज़्यादा होगा तो ये हमारा क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ है कुछ ऐसा आएगा, ठीक। लेकिन
इनकी साइज बढ़ने के कारण, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेस जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो किसी पार्टिकुलर एच आयन को सबसे जल्दी अट्रैक्ट ये करेगा, ठीक, उससे कम ये करेंगे, उससे कम ये करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ इसका बढ़ गया। लेकिन प्रोटॉन के छोड़कर किसी दूसरे पर अगर हिट करने जाएंगे तभी जाकर वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये जाएंगे तो ये साथ में लेकर जाएंगे, तो इनके पास तो हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के समय इसकी एक्टिविटी हिंड्रेंस के कारण डिक्रीज हो जाती है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर जो होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी सबसे सी का जो होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा, फिर बी का, और सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो हमारा लेस हिंडर्ड अल्कोहल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये बातें कर सकते हैं। तो इजी ऑफ स्ट्रीफिकेशन में जो न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। तो बेटर होने के लिए लेस अल्काइल ग्रुप जो होना चाहिए या छोटा साइज के अल्काइल ग्रुप जो होना चाहिए वो होना चाहिए। और दूसरा हम लोग ये भी देखें कि जब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होए तो उसमें हमारा आर की साइज भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी मिला जुला कर मैं यही कहूँ कि अल्काइल ग्रुप जो है ऑफ अल्कोहल का, ठीक है ना, ये हमारा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें कि मिथाइल अल्कोहल की बात करें, ठीक है ना, वो सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, स्टीरिफिकेशन ये ऐसा होगा। उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है ना, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल का, उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। यानी अगर 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग ऐसे लिखो, ठीक, ये तो हमारा और है, ठीक है ना। यानी देखा जाता है कि टर्शियरी अल्कोहल को भले ये बोर्ड पर तो हम लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है वो नो स्टीरिफिकेशन, स्टीरिफिकेशन ये प्रैक्टिकली हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये हिंड्रेंस क्या हो गया, हमारा बढ़ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। अगर हम लोग अल्काइल अल्कोहल और एराइल अल्कोहल की बात करें वर्सेस एराइल अल्कोहल, तो एराइल अल्कोहल में देखेंगे कि अल्काइल अल्कोहल जो है वो कौन है, या यूँ कहें कि अल्काइल अल्कोहल और एराइल अल्कोहल को कंपेयर करें तो इन दोनों में किसकी इजी ऑफ स्टीरिफिकेशन होगी। तो आप देख लो ROH है, ठीक है ना, और ये हमारा एराइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसको देख लो, ये तो एक साइज ज़्यादा है और ये रिजोनेंस होकर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो गए। और जब न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एराइल अल्कोहल इज, ठीक है, पुअरर न्यूक्लियोफाइल देन अल्काइल अल्कोहल। तो अल्काइल अल्कोहल जो है वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है एराइल अल्कोहल का, ठीक। तो ये इस तरह से है। अगर हम कोई एराइल अल्कोहल को ही कंपेयरिंग कर दें, मान लो किसी पार्टिकुलर कार्बोजेलिक एसिड और OH आयन पर हम ऐसी बात करें, जैसे मान लो ये A है, ठीक है, ये मान लो ये B है और एक ये मान लो हमारा C है, ठीक। यहाँ पर भी NO2 लगा दो, यहाँ पर मान लो CH3 लगा दो, यहाँ पर OCH3 लगा दो, मान लो A B और ये हमारा C। तो देखो सब में ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। तो किसी भी तरह से ये हमारा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, तभी जाकर वो न्यूक्लियोफाइल की रोल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, इसके लिए क्या ज़रूरत है कि ये जो कॉमन पार्ट है वो तो रहेगा,
ये जो है इसको कॉपरेट करे, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये है और ये दोनों कॉपरेटिंग करेंगे। कॉपरेटिंग में दोनों सबसे ज़्यादा कौन करेगा, तो ये करेगा, उससे ज़्यादा ये करेगा और सबसे कम ये करेंगे। इसका मतलब ये है कि C जो है उसका इजी ऑफ है स्टीरिफिकेशन होगा B के रिस्पेक्ट में और सबसे कम होगा हमारा A का। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग स्टीरिफिकेशन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो कुछ आने वाले कंपटीशन के क्वेश्चन जो बनते हैं उसको अब देखते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करो। सपोज करो कि ये कार्बोजेलिक एसिड है और इसी में CH2OH लगा, एक ही मोलेकुल्स में एसिड और अल्कोहल दोनों हो, तो उसमें जो का स्टीरिफिकेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामोलेकुलर। और H आयन तो चाहिए। H आयन कौन सोर्स है, कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड या HCl गैस। ठीक, तो हमको वाटर निकालना है, तो वाटर निकालना है अगर इसको हम 18 कर दें, ठीक है, तो ये वाटर जो होगा OH इसका और H क्या होगा, अल्कोहल का, ये निकलेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, ये तो होगा ही C डबल बॉन्ड O, ये O, ये साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और साथ साथ ये हमारा वाटर भी निकलेगा इक्विलिब्रियम पर। नोट इट, नोट करो। एक दूसरा देखते हैं कि मान के चलो कुछ ऐसा एसिड है, 1 2 3 4, ये ऐसा, ठीक, और ये हमारा H+, ये भी इंट्रामोलेकुलर कहलाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, ये ऐसा, ठीक, ये सब प्रोटोनेट होंगे और ये यहाँ पर क्या होगा, अटैच होगा। तो कितने एटम का साइकिल बनेगा, तो कहेंगे 6 एटम का, और ये ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक ईस्टर, ईस्टर, और इसी को लैक्टम भी बोलते हैं, लैक्टोन। ठीक, एक और बन सकता है 5 एटम का, ठीक है ना, लेकिन 7 और 8 एटम का नत बनाइएगा, 4 एटम 3 एटम पर नहीं बनेगा, क्योंकि साइक्लिक जो होते हैं वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 और 5 होते हैं। ठीक है ना। लेस स्टेबल में कौन होते हैं, 4 3 7 8, इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं। मात्र 2 ही जो होते हैं वो हमारा मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है ना। ओके, तो इसको लिखो, लिखें, जैसे कुछ और प्रोडक्ट लिखो, मान लो ये हम ऐसा लिखते हैं, इसको ग्लाइकॉल पढ़ते हैं, ग्लाइकॉल। अगर हम कोई एसिड ले ले, ये 2 मोल ले ले, H आयन है, इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, थोड़ा पॉज करो और उसको बनाओ। ठीक, तो ये करेंगे क्या कि ये हमेशा ये याद रखना है, इसको अगर हम 18 भी लिख दो, 18 लगा दो, तो ये होगा हमारा CH2O और CH2O, ये तो होगा, ये 18 वाले रहेंगे, और इससे एसिड का OH और H निकाल दो तो C डबल बॉन्ड O CH3, और ये भी हमारा C डबल बॉन्ड O CH3, ये डाई ईस्टर बनेगा। एक ईस्टर ये है और एक ईस्टर हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर एक ऐसा लिखते हैं CH2OH, मान लो ये CHOH, ये CH2OH, ये जो क्वेश्चन है हर JEE नीट वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ये सब मिलते हैं। आप जब भी कोई एक्सरसाइज का सीट बनाएंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। अगर ये ग्लिसरॉल है,
ग्लिसरॉल, या इसको हम लोग ग्लिसरीन भी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मान के चलो कि एसिटिक एसिड से रिएक्शन करा दें और यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट लिख दें। 2 इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि हम इसमें 3 OH है लेकिन 2 ही से हमारा रिएक्शन कराना है, ठीक है ना, क्योंकि 2 मोलेकुल्स ही इसमें है, ठीक है। और ये तो हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा और A चैन हमको चाहिए ही चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि हम किन 2 के बीच में ऐड करें, इनको इनके बीच में ऐड करें या इनके बीच में ऐड करेंगे। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये ऐड हो जाए या तो ये ऐड हो जाए अल्कोहल का, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग रिएक्टिविटी चेक करेंगे। तो पहले इसमें सेलेक्ट करो कि ये कौन है, तो ये 1 डिग्री का है, ये हमारा 2 डिग्री का है और ये हमारा 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होती है वो हमारा मोर रिएक्टिव होता है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी जो है वो मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों कार्बोजेलिक एसिड को प्राइमरी से अटैच कर देंगे, यानी कुछ इस तरह से ये होगा CHOH और CH2O। पहले हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि अल्कोहल का H जाएगा, ऑक्सीजन उसके साथ रहेगा और कार्बोजेलिक एसिड का OH निकलेगा और यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाएगा, यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, ठीक। तो प्लीज़ नोट इट, इसको नोट करो। अगर हम लोग बात करें कुछ इस तरह के एसिड को, मान लो ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, यही 2 मोलेकुल एक है, और इसमें हम किससे यूज कर दें, CH3OH 2 मोलेकुल से ले लो, ये चैन एसिड। तो क्या बनेगा, एक और यहीं पर बनाओ, इसको पॉज कर ट्राई करो, और ये CH2OH ये लिख दें, ये OH लिख दें, और हमारा A चैन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये पहला और ये दूसरा, थोड़ा पॉज करके ये बनाओ, हो गया। तो थोड़ा मैचिंग कर लेना पॉज करने के बाद। तो ये OH और ये H पार्ट इसको ऐसे कर दो, O C डबल बॉन्ड O CH3 और ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये इस तरह का स्पेसीज बनेगा, ठीक है। इसका थोड़ा IUPAC नेम चेक करना, ठीक। इसको अगर हम बात करें तो ये देख लो, ये OH ये निकाल दो, ये OH ये हमारा निकाल दो। तो ये क्या बनेगा, इसी तरह का मोलेकुल्स बनेगा, ठीक। और ये ऑक्सीजन और ये CH2 कुछ साइक्लिक ईस्टर, डाईसाइक्लिक ईस्टर ऐसे बनेगा। तो इस तरह के ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। पहले इसको नोट करो। अगर कहीं ऐसा लिखा हो, जैसे अगर सपोज करो कि कार्बोजेलिक एसिड है OH, तो ये अल्कोहल से अगर रिएक्शन करता है R-, तो हम लोगों ने देखा कि क्या बना, ये निकला और ईस्टर हमारा बन गया। ये चीज़ तो अभी हम लोग इतना प्रैक्टिस करके देख ली। अगर कहीं कुछ ऐसा हो, सिमिलरली NH2R हो, ठीक, तो सेम मैकेनिज्म होगा और इसकी H और इनकी OH निकलेगी। इसको हम ऐसे दिखा दें, ठीक है। तो ये वाटर हमारा क्या होगा, निकलेगा और RC डबल बॉन्ड O NH आ आएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग एन सब्स्टिट्यूटेड एसिटामाइड एमाइड बोलते हैं, एसिड एमाइड बोलते हैं, एसिड एमाइड बोलते हैं, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन है।
लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसमें कंपटीटर जो है वो इनको और इनको बना दिया जाता है, ठीक है ना, यानी एमाइन को और अल्कोहल को बनाया जाता है, ठीक। तो अगर हम कहें कि RNH2 और OHR हो अल्कोहल और एमाइन में, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर जो होगी वो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि नाइट्रोजन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर जो होगी वो क्या होगा, वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिनकी साइज बड़ी होती है, साइज इंक्रीज होता है, तो उसकी हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है। तो नाइट्रोजन की साइज इसमें ऑक्सीजन है, और भी कारण भी दिया जा सकता है, लेकिन बस इतना जानो कि नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, ठीक है। एक इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उसे देखो। मान लो कि हमारे पास इस तरह का कोई अल्कोहल है और इसी में ये अटैच है, ठीक, और कोई मान लो ये कार्बोजेलिक एसिड से रिएक्शन कराना, वो हम ऐसा लिख दिए। अब ये भी रिएक्शन कर सकता है और ये भी, और यहाँ पर कंडीशन है 1 इक्विवेलेंट दिया है। 1 इक्विवेलेंट का मतलब है कि कोई एक पार्टिकुलर यूनिट ही इससे अटैच होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये अटैच होगा कि ये अटैच होगा, तभी हम लोग ने बात किया कि ये अटैच होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं O, और इसकी OH और इसका H निकल के वाटर निकल जाएगा और NH ये बनेगा और ये पार्ट हमारा अटैच होगा। यानी जिसमें ऑप्शन ये हो हम इस पर टिके लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट। तो इस तरह से हम लोग कार्बोजेलिक एसिड और अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन कराकर हम लोग ईस्टर का फॉर्मेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। एक दो और प्रोसेस है जो जिससे हम लोग ईस्टर बना सकते हैं, तो वो है फ्रॉम एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड से हम लोग ईस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आप देख लो RC+CL एसिड हैलाइड, ठीक है ना। अगर हम इसमें कोई R-OH ले लेते हैं अल्कोहल, और इसमें हम लोग पिरिडीन का यूज करते हैं, ठीक, पिरिडीन का यूज करते हैं, तो H और Cl निकल जाता है और हमारा ये R- ये बनता है, ये 18 है तो ये तो 18 आएगा ही, और यहाँ पर हमारा HCl बने। बल्कि ये HCl जो है वो पिरिडीन से कंबाइन हो जाते हैं और इस तरह से हमारा ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। अब इसकी देख लो मैकेनिज्म। इसको एसिडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोजेलिक एसिड से वो तेज़ी से करता है। पीछे इसकी रीजन क्या है तो आप देख लो, Cl की साइज जो है इस कार्बन से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन 3p में रहते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में रहते हैं। दोनों की साइज डिसिमिलर है, इसीलिए बेस्ट ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, इसीलिए रिजोनेंस नहीं हो पाता है। लेकिन कार्बोजेलिक एसिड रिजोनेंस शो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख लो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स 2p ऑर्बिटल में हैं और इनके भी क्या है 2p ऑर्बिटल। बहुत अच्छा ओवरलैपिंग हो जाता है, रिजोनेंस इजी वे में हो जाता है, तो ये रिजोनेंस शो कर पाते हैं, लेकिन ये नहीं के बराबर कर पाते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ -I इफेक्ट शो करता है, तो -I इफेक्ट ये है और ये तो -I है, जिसके कारण इस पर कार्बोनोइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कार्बोजेलिक एसिड के रिस्पेक्ट में इन्हांस कर जाता है और इसीलिए एक खास रेट ऑफ रिएक्शन इसकी होती है अल्कोहल से। ओके, तो पहले हम लोग इसकी मैकेनिज्म को देख लें। मैकेनिज्म में क्या होगा उसे देखो, यहीं पर बता देते हैं, उसे देखो। ये इस तरह से लिखा रहेगा, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, ये हीट करेगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। ये RCO माइनस, ये मान लो ClOH और ये R डैश, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, याद रखना है कि इसको बिना हटाए इसको बैक नहीं करना है। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर Cl तो ये है, ये इस तरह से है, तो पहले इसको हम H आयन को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। रिप्लेस कर दें तो RCO, ये ClOR, इस पर दोनों लोन पेयर आ गया। अब बैक होगा तो हम लोग जानते हैं कि Cl क्या होगा, निकलेगा, तो RC डबल बॉन्ड OR है। ठीक, इसमें हम लोग पिरिडीन का यूज करते हैं। ये पिरिडीन जो है वो सॉल्वेंट का भी काम करता है और ये न्यूक्लियोफाइल या बेस का भी काम करता है। ठीक है, ये पुअर न्यूक्लियोफाइल और बेस होते हैं पिरिडीन। तो जो H आयन जो रिलीज किया है वो क्या होगा, ये पिरिडीन जो है इसकी स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ये पिरिडीन जो है, ठीक, ये H प्लस को एक्सेप्ट करता है, रियल में यही लाता है, तो ये क्या बना देता है, पिरिडीनियम आयन। ठीक, और यहीं पर क्लोरीन बगल में एसोसिएट हो जाता है। ठीक, और इस तरह से ये हमारा क्या बनता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एसिड हैलाइड से अल्कोहल का रिएक्शन कराकर ईस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक लास्ट में आप देख लो कि एनहाइड्राइड से भी ईस्टर का फॉर्मेशन बनता है, फ्रॉम एनहाइड्राइड से। जैसे सपोज करो कि ये हमारा कोई एनहाइड्राइड है, ठीक, अगर हम ROH से रिएक्शन कराते हैं, ठीक, अगर इसको प्रोटोनेट कर देंगे तो ये बहुत तेज़ी से होगा। ठीक, मान लो प्रोटोनेट नहीं भी किए तो भी ये स्लो होगा, तो ये किसी पर आकर हीट करे, यहाँ पर भी हीट कर सकता है, यहाँ पर भी। ठीक, अब ये क्या होगा, RCO माइनस, ये OH, ये R डैश मान लो इसको, और ये OC डबल बॉन्ड OR। ठीक, एक तो ये पहले अगर हम इसमें पिरिडीन यूज करेंगे तो ये पिरिडीन H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ये नाइट्रोजन ऐसे, ये लोन पेयर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCO माइनस, ये OR डैश, और ये OC डबल बॉन्ड OR, ये बैक होगा, ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड OR डैश होगा, और ये एसीटेट आयन हमको या कार्बोजिलेट आयन हमको निकलेगा, क्योंकि ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, कार्बोजेलिक एसिड का कंजुगेट है। कार्बोजेलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका ये कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस वीक होगा और ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, और यही पिरिडीनियम आयन से H आयन लेकर एसिड बन जाएगा और इसमें ये हमारा ईस्टर फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो ये रहा हम लोगों का आज का लेक्चर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।